हेलो दोस्तों, स्टडी ब्लॉग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक नए फैक्ट और नए तथ्यों के साथ आपके साथ जुड़ते हैं, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक अनोखा मोती कहा जाता है, जहां पे विश्व का सबसे प्राचीन बंदरगाह नगर हमको देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ के लोग किस प्रकार से व्यापार किया करते थे, कैसे ये सभ्यता आगे बढ़ी थी। जहाँ से दुनिया का सबसे प्राचीन गोदी घर हमको देखने के लिए मिला था और मन के मुहरे आज भी जो प्राप्त हुई थी वो हमको किस प्रकार से आश्चर्य में डालती हैं, हैरान करती हैं। इनका जीवन कैसा रहा है, किस प्रकार से ये लोग जीवन जीते थे, इन सारे रहस्यों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। इसमें कुछ ऐसे भी पॉइंट, ऐसे भी तथ्य हमको देखने के लिए मिलेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट होंगे, उन पे भी हम चर्चा करेंगे और वन लाइनर में उसको समझेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, इन सारे तथ्यों को समझेंगे। जैसे लोथल जो है ये गुजरात, जो आधुनिक समय में वो गुजरात में देखने के लिए मिलता है। ये सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से ही मिलती जुलती सभ्यता है। वहाँ से ही इसके सारी रूपरेखा, इस नगर की सारी प्रणाली देखने के लिए मिलती है। जो इसके फैक्ट पॉइंट ये हैं कि लोथल एक विशाल जलाशय बेसिन पाया गया है, जहाँ पे जहाज़ों के आने जाने और खड़ा करने के लिए एक स्थान माना जा सकता है या बनाया गया था। कुछ इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि जहाज़ें यहाँ पे आया करती थी और लोग इस प्रकार से उसको बांध के रोकते थे। सामानों का इस पे लोड किया जाता था, रखा सामान भरा जाता था इसमें, फिर ये यहाँ से निकल के दूसरी जगहों पे आगे जाया करती थी। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि कौन सी ऐसी जगह है सिंधु घाटी सभ्यता में जहाँ जहाज़ों का उपयोग किया गया था, समुद्री मार्गों में ज़्यादातर हुआ था, और जहाँ पे विशाल बेसिन पाया गया या तो वहाँ का आंसर ऐसा हम लोग दे सकते हैं कि ये लोथल है। यहाँ पे ही हमको ऐसी सारी चीज़ें देखने के लिए मिली हैं। फिर अगला फैक्ट अगर हम देखते हैं कि यह जो बेसिन रहा वो कृत्रिम मैन मेड था। इम्पॉर्टेंट ये है कि ये मानव निर्मित था, प्रकृति द्वारा इसमें कुछ भी नहीं था। जिनकी दीवारें पक्की ईंटों से बनी और पानी के प्रवाह के नियंत्रण की व्यवस्था थी। यानी इनकी जो दीवारें थी ये पक्की ईंटों से बनाई गई थी और यहाँ पे पानी के लिए आने और जाने दोनों के लिए रास्ते बनाए गए थे। आगे जो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने के लिए मिलती है वो समुद्र से जुड़ने के लिए एक नहर भी बनाई गई थी, जिसमें ज्वार भाटा को नियंत्रित करने के लिए स्लुइस गेट फाटक लगाए गए थे। ये इम्पॉर्टेंट बनता है कि लोथल के समय में जो ज्वार भाटा होते थे उनसे बचने के लिए तो किस पद्धति का प्रयोग किया जाता था, तो वहाँ पे इस पॉइंट को हम लोग देखेंगे। स्लुइस गेट का प्रयोग किया गया था वहाँ पे, ये इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। फिर आगे फैक्ट अगर हम देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ जहाज़ बनाने की, उसकी मरम्मत, रिपेयर के भी प्रमाण मिले हैं, जिनसे इसकी डकयार्ड के रूप में उपयोगिता सिद्ध होती है। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि हड़प्पा कालीन सभ्यता में ऐसी कौन सी जगह थी जहाँ पे डकयार्ड पाया गया, तो वो लोथल है। ऐसे कोई इस प्रकार के क्वेश्चंस मैक्सिमम पीसीएस लेवल के एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। अगले पॉइंट में अगर हम देखते हैं कि लोथल से मेसोपोटामिया और बहरीन आदि देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था, इसलिए यहाँ डकयार्ड का निर्माण किया गया। ऐसा मान सकते हैं कि ये काफ़ी दूर दराज के देशों में व्यापार किया करता था, इसलिए यहाँ, और व्यापार जो स्थल मार्ग से काफ़ी कठिन हुआ करता था, इसलिए हो सकता है इन लोगों ने समुद्री मार्ग आसान देख के अपने आप को उसमें ढाला कि हम समुद्री मार्ग से व्यापार करेंगे। तो एक पॉइंट यहाँ से भी बनता है कि लोथल जो है वो मेसोपोटामिया जैसे देशों के साथ भी व्यापार किया करता था। ये जो डकयार्ड है वो लगभग 45 वर्ष पुराना है, जो कि इस टाइम मान सकते हैं कि लगभग 24 ईस्वी पूर्व के समय में हम लोग इसको देख सकते हैं। फिर आगे अगर बढ़ते हैं तो इसमें हमको देखने के लिए मिलता है कि इस सभ्यता की खोज किसने की थी, ये सभ्यता के अंदर हमको क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिली। तो इनके जो खोजकर्ता रहे हैं वो लोथल के प्रसिद्ध खोजकर्ता जो थे पुरातत्वविद, वो एस.आर. राव ने किया था इस जगह को खोज। यानी इन्हीं के नेतृत्व में इस जगह की खुदाई शुरू हुई थी। कुछ इस प्रकार से आप फिगर में, कृत्रिम फिगर में आप लोग देख सकते हैं कि लोग कितने आराम से धीरे धीरे इस सभ्यता के रहस्यों से पर्दा उठा रहे थे। यह जो खोज है उसका जो वर्ष रहा वो 1954 से 1955 ईस्वी में हुआ था। एग्ज़ाम की दृष्टि से ये जो पॉइंट है ये इम्पॉर्टेंट हम लोग मान सकते हैं। इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ इसको। ये जो
या इसका जो वर्ष रहा वो 1954 से 1955 में रहा। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर एक पॉइंट अगर और हम देखते हैं कि यह जो उत्खनन है उसको भारत के पुरातत्विक सर्वेक्षण विभाग जो रहा है ASI के अंतर्गत किया गया था। ये भी कभी कभी क्वेश्चन में पूछते हैं कि जो लोथल सभ्यता है या जितनी भी सभ्यताएं रही हैं वहाँ पे जो उत्खनन हुआ था वो किस विभाग के द्वारा किया गया था, तो वो पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के अंतर्गत ही किया जाता है। जितनी सभ्यताएं मिली हैं सब में यही विभाग आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जितनी भी सभ्यताएं हैं हर जगह पे यही उसमें प्रमुख माना जाएगा। अगला एक पॉइंट है जो कि लोथल की खोज से पहले एक स्थान एक टीले के रूप में जाना जाता था, क्योंकि लोगों को इसके बारे में नहीं पता था, बस एक टीला समझ के उसके देख सकते थे और उसका कोई उपयोग नहीं होता था। वो उत्खनन, अगला पॉइंट जो हमारा होता है, उत्खनन में हड़प्पा सभ्यता के भव्य अवशेष हमको प्राप्त हुए जिससे लोथल का महत्व उजागर हुआ। यानी जब इसकी खुदाई शुरू की गई और यहाँ पे लोगों का आवागमन शुरू हुआ तब जाके यहाँ के इस रहस्य से पर्दा उठ सका कि ये जो सभ्यता रही है वो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन है और वहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के भव्य अवशेष प्राप्त हुए। यानी ये हम वहाँ पे साफ साफ देख सकते थे कि किस प्रकार नगरीय सभ्यता हमको यहाँ पे देखने के लिए मिली थी। और सबसे उत्तम जो इस नगरी की व्यवस्था रही है वो डकयार्ड के लिए ही ये जाना जाता है लोथल। इस खोज में सिद्ध किया कि लोथल एक विकसित समुद्री व्यापारिक नगर माना जाता था। यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं, एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है। ऐसा हम मान सकते हैं कि ये इस खोज ने यही सिद्ध किया था कि लोथल एक विकसित व्यापारिक समुद्री मार्ग माना जाता है। आगे अगर इसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार की चीज़ें थीं, तो SR राव जिन्होंने उत्खनन करवाया था उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि इस सभ्यता के अंदर जिन्होंने यहाँ पे खुदाई करवाई थी उनको किस सम्मान से सम्मानित किया गया था। हालांकि अभी इस टाइप का प्रश्न कहीं देखने के लिए मिला नहीं है, लेकिन ऐसा मान सकते हैं कि इस टाइप का प्रश्न जल्द ही आपको परीक्षाओं में देखने के लिए मिल जाएगा कि जो उत्खनन करता रहे हैं उनको किस प्रकार के सम्मान से सम्मानित किया गया था। फिर आगे अगर हम बढ़ते हैं यहाँ पे कि ये लोथल कहाँ पे स्थित है, तो वर्तमान समय में जो लोथल है उसका स्थान गुजरात राज्य के अहमदाबाद ज़िले के धोलका तालुका में स्थित है। आगे इस तरह फिगर में हम देख सकते हैं कि ये जो गुजरात का एरिया है उसमें अहमदाबाद धोलका से होते हुए लोथल का ये रहा मैप, जहाँ पे ये है भोग और किस नदी के किनारे ये सभ्यता पली है। तो यहाँ पे देख सकते हैं भोगावा जो नदी है वहाँ पे इस सभ्यता का पालन पोषण की है, जो इस प्रकार से चलते हुए आगे गई है। फिर आगे हम इसमें अगर देखते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि यह प्राचीन भोगावा नदी के किनारे बसा है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किस प्रकार कि यहाँ पे लोग जो रहे हैं वो किस नदी के किनारे रहे हैं और किस प्रकार से रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो इनका जो अगला पॉइंट है वो ये जो भोगावा नदी रही है वो आगे चलकर खंभात की खाड़ी से मिलती है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इन सभ्यता के अंदर जो भोगावा नदी है वो आगे चलकर किस जगह पे जाके मिल जाती है। तो ये जो नदी है ये खंभात की खाड़ी में, इसको हाईलाइट कर देते हैं, ये यहाँ पे हमको देखने के लिए मिलती है। अगला पॉइंट जो हमारा रहता है वो लोथल हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख समुद्री व्यापारिक नगर था। ये जो लोथल सभ्यता है ये हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख समुद्री व्यापारिक नगर के लिए जाना जाता है। और आगे अगर इसमें देखें तो ये टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं। विश्व का सबसे प्राचीन डकयार्ड बंदरगाह हमको यहीं पे देखने के लिए मिला था। यह नगर समुद्र मार्ग से विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। ऐसा मान सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि हड़प्पा सभ्यता समकालीन ऐसी कौन सी सभ्यता थी जहाँ पे समुद्री मार्ग से विदेशी व्यापार हुआ करता था, तो वहाँ पे इसका आंसर लोथल होगा। ये हम पॉइंट देख सकते हैं। आगे देखते हैं कि लोथल का जो अर्थ रहा है वो है मृतकों का टीला, ऐसा मान सकते हैं। तो कि प्राकृतिक आपदा आई रही होगी जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी अधिक लोग मृत हो गए होंगे। लोथल जो है वो भारत के सबसे महत्वपूर्ण हड़प्पा कालीन पुरातात्विक स्थानों में गिना जाता है। ये इसकी प्रमुख विशेषता रही है। फिर आगे अगर हम देखें कि ये जो सभ्यता रही
उनके घर और आवास किस प्रकार से हुआ करते थे, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और यहाँ से ऐसे पॉइंट्स को हम चुनेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से ज़रूरी होंगे। जैसे लोथल के घर और उनके जो जीवन रहे हैं, तो यहाँ पे जो ये आपको आवास देखने के लिए मिल रहे हैं, ये सब पक्की ईंटों से ही बनाए गए थे। यानी इतने यहाँ पे जितने भी मकान देखने के लिए मिलते हैं, ये सब पक्की ईंटों के मिलते हैं। एक पॉइंट ये बनता है यहाँ से। दूसरा बनता है जो घर रहे हैं वहाँ पे आंगन और कई कमरे हमको प्राप्त हुए हैं। जैसे ये आंगन रहा है, इसमें कई सारे कमरे देखने के लिए मिलते हैं। एक कमरा इधर है, फिर अंदर भी कई सारे कमरे, सीढ़ियाँ भी प्राप्त हुई हैं, 2 मंजिला मकान भी यहाँ से प्राप्त हुए। और जल निकासी की जो व्यवस्था थी वो काफ़ी अच्छी यहाँ पे मानी जा सकती है। जैसे आप देख सकते हैं, ये इनका आवास है घर, और यहाँ से जो रसोई घर से या नहाने के जगहों से, स्नानागृह से जो पानी निकल रहा है वो किस प्रकार से सड़कों के किनारे बनी नालियों में गिरता था, और यहाँ से सुरक्षित पिट में जाके गिरता था और वहाँ से नगर के बाहर निकल जाया करता था। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि किस प्रकार से जल निकासी व्यवस्था इनकी रही है। तो यहाँ पे पक्की नालियाँ हमको देखने के लिए मिली हैं। आगे अगर हम देखते हैं इसमें, तो गलियां जो यहाँ की रही हैं वो व्यवस्थित और साफ़ होती थी, यानी ये लोग स्वच्छता पे भी विशेष ध्यान दिया करते थे। और अगला पॉइंट जो हमारा है, लोग व्यापार, कृषि और शिल्प कार्य करते थे। यानी इस समय का जो मुख्य व्यवसाय रहा है, अगर आर्थिक दृष्टि से देखते हैं, यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि लोथल जो सभ्यता है वहाँ पे आर्थिक दृष्टि से क्या लोग काम किया करते थे। अर्थव्यवस्था जिससे बढ़े तो लोग व्यापार, कृषि और शिल्प के कार्य करते थे, यानी शिल्प बर्तनों आदि को बना के उसका व्यापार किया करते थे। फिर आगे अगर हम चलते हैं, तो इस पॉइंट में हमको देखने के लिए मिलती है, इस सभ्यता की जो जल निकासी व्यवस्था है वो काफ़ी फेमस है। तो इसके बारे में हम थोड़ा और अध्ययन करेंगे। ये जो नगर रहा है, लोथल का जो नगर योजना था, यहाँ पे 2 भागों में ये बांटा गया था। इसको 2 भागों में विभक्त कर दिया गया था। एक ऊंचा दुर्ग होता था और एक निचला नगर माना जाता था। ऊंचे दुर्ग जो होते थे वहाँ पे प्रशासनिक भवन, अन्नगार, अनाज भंडार, ऐसी सारी चीज़ें पाई गईं। आगे अगर हम देखें, इनकी सड़कें जो थी, ये सड़कें सीधी और चौड़ी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जिसे ग्रिड पद्धति की योजना का पता चलता है। यहाँ से एक पॉइंट एग्जाम में बन चुका है, जो कि ये रहा कि ऐसी कौन सी सभ्यता, हड़प्पा कालीन कौन कौन सी ऐसी सभ्यताएं रही हैं जहाँ ग्रिड पद्धति का उपयोग हमको देखने के लिए मिला। तो ये लोथल में ही नहीं, कालीबंगा में, रोपड़ में, और जितनी हड़प्पा सभ्यता आई, मोहनजोदड़ो सभ्यताएं, इन सारी सभ्यताओं में हमको सड़क इसी प्रकार के देखने के लिए मिली है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ग्रिड पद्धति कि याद रखेंगे कि जितने भी यहाँ पे सड़कें मिली हैं सब ग्रिड पद्धति का उपयोग की हैं। फिर आगे चलते हैं कि इनके जो घर रहे हैं वो पक्की ईंटों से ही बनाए गए हैं। और इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो ये है कि इनके घर हमेशा आयताकार और वर्गाकार ही देखने के लिए मिले हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि हड़प्पा कालीन सभ्यता, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, रोपड़, बनावली, ऐसे कई सारे सभ्यताओं के अंदर जो घर हैं वो किस प्रकार से थे, तो पक्की ईंट और आयताकार, वर्गाकार में ही हमको देखने के लिए मिले हैं। आगे अगर हम बढ़ते हैं ये अगले पॉइंट पे, तो यहाँ एक पॉइंट हमारा है कि प्रत्येक जो घर रहे हैं वहाँ पे स्नानागार और नालियाँ बनी थीं जिसमें गंदा पानी बाहर निकल जाया करता था। तो जल निकासी व्यवस्था के लिए ये काफ़ी अच्छे नगर थे। अगला पॉइंट अगर हम इसमें देखें कि जो यहाँ पे नालियाँ रही हैं वो पक्की ईंटों से बनी और ऊपर से ढकी हुई होती थी ताकि सफाई आसानी से की जा सके। नालियों की जगह जगह पर निरीक्षण हेतु मैन होल ढक्कन भी बनाए जाते थे। यहाँ इसलिए निर्मित किए जाते थे क्योंकि नालियों के द्वारा जो कीचड़ या अपशिष्ट पदार्थ आते थे उनकी सफाई अक्सर यहाँ से हुआ करती थी। अगला पॉइंट अगर हम देखते हैं इसमें, तो गंदा पानी मुख्य नाली से होकर नगर के बाहर सोखते या गड्ढों में चला जाया करता था। अगला पॉइंट जो यहाँ पे डकयार्ड है, वो नगर के चारों ओर मजबूत दीवारें थीं डकयार्ड की, और जो बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करती थी अक्सर, क्योंकि ये लोग समुद्र किनारे थे और वहाँ से ही इनका व्यापार चलता था। तो ऐसा मान सकते हैं कि यहाँ काफ़ी समुचित और मजबूत व्यवस्था की ज़रूरत थी। जो इनका डकयार्ड था वो नगर से सीधा संबंध था, जो व्यापारिक योजना के लिए महत्वपूर्ण भाग था। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि डकयार्ड जो इस सभ्यता के अंदर था, वो डकयार्ड जो रहा है वो नगर से सीधा संबंध रखता था। आगे हम चलते हैं, ये जो लोथल की नगर योजना और जल निकासी व्यवस्था रही है वो हड़प्पा सभ्यता की उन्नत शहरी संस्कृति के प्रमाण को दर्शाती है। इस बात को भी दिमाग में रखेंगे।
अगला पॉइंट हम अगर देखते हैं यहाँ पे तो हमको देखने के लिए मिलता है कि लोथल जो है यहाँ पे मनके बनाने और इन सब का उपयोग किस प्रकार से किया गया था। तो देखेंगे ये जो सभ्यता रही है हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध मनका निर्माण केंद्र भी इसको माना जा सकता है लोथल को। यहाँ इस प्रकार देख सकते हैं कि बहुत सारे मनके आभूषण यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। जैसे पीछे भी हम लोगों ने अब जो हमारे चैनल पे और भी वीडियो पड़ी हैं हड़प्पा मोहनजोदड़ो ऐसी कई सारी वीडियो पड़ी हैं जिसमें हमने चर्चा भी किया था कि यहाँ पे कई सारे मनके मिट्टियों के और फिर अंगेट के शंख के ऐसे कई सारे मनके देखने के लिए मिले जो ये लोग पहना करते थे। मनके बनाने के लिए पत्थरों को काट कर घिस कर गर्म करके आकार दिया जाता था। लोथल में मकान निर्माण के लिए विशेष कार्यशिलाओं के प्रमाण भी मिले हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से ये बनता है कि जो लोथल रहा है वहाँ पे मनके निर्माण के विशेष कार्यशालाओं के प्रमाण मिले हैं। और फिर आगे अगर चलें तो लाल रंग के यहाँ पे कर्नेलियन मनके लोथल की विशेष पहचान के लिए जाने जाते हैं। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से, तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। फिर अगला पॉइंट अगर हम देखते हैं इसमें कि इनके जो मनकों का उपयोग रहा वो आभूषणों और सजावटों के लिए किया जाता था। लोथल जो यहाँ पे है, लोथल के मनकों का विदेश से जो व्यापार होता था वो भी बड़ी मात्रा में किया जाता था। आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि कुछ गर्म करके इसको आकार दे रहे हैं, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे कई सारे प्रकार के मनके दिखाई दे रहे हैं। कुछ यहाँ से जहाज़ों में भी ले जाए जा रहे हैं ताकि इनका व्यापार हो सके। कि आर्थिक दृष्टि से इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है मनकों की। मनके जो कि लोथल की आर्थिक समृद्धि का महत्वपूर्ण आधार माने जाते थे। लोथल के जो मनके हैं वो हड़प्पा सभ्यता की उन्नत शिल्प कला को दर्शाते हैं। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट में हम लोग देखते हैं कि इनके जो समुद्री व्यापार होते थे वो किस प्रकार से होते थे और यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर पूछे गए हैं। तो ये जो सभ्यता रही है ये सभ्यता समुद्र के किनारे ही ऐसा मान सकते हैं कि बसी हुई थी। लोथल जो ये खंभात की खाड़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वहाँ से ही इसके मार्ग का समुद्री व्यापार शुरू होता था। अगला पॉइंट देखते हैं, यहाँ से जहाज़ समुद्र के रास्ते मेसोपोटामिया, सुमेर, ओमान, बहरीन, फारस की खाड़ी और मिस्र तक जाया करती थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बन सकते हैं कि जो लोथल रहा है हड़प्पा कालीन सभ्यताओं के अंदर वहाँ से किन किन विदेशी देशों में व्यापार हुआ करते थे। तो मेसोपोटामिया, सुमेर, ओमान, बहरीन, फारस की खाड़ी ऐसे देशों का नाम वहाँ पे लेंगे। अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट इनका ये रहा कि लोथल जो है गोदीवाड़ा जहाँ जहाज़ को रोकने के लिए ही बनाया गया था, जहाँ पे लोडिंग और अनलोडिंग का काम किया जा रहा था। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है यहाँ। और दूसरा किस चीज़ का व्यापार ये लोग किया करते थे, तो मनके, कीमती पत्थर, शंख, हाथी के दांत, तांबे, कांच की वस्तुओं, कपड़े का निर्यात करते थे। एग्ज़ाम की दृष्टि से ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहता है। कई बार एग्ज़ामों में पूछा गया है कि किस प्रकार यहाँ से मनके और किस प्रकार के सामानों का आयात निर्यात होता था। तो ध्यान रखेंगे हम लोग यहाँ पे कि शंख, हाथी के दांत, कीमती पत्थरें, तांबा और कांस्य वस्तुओं का, कपड़ों का भी निर्यात हुआ करता था। अगले पॉइंट में अगर हम बढ़े तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो यहाँ से सामानों का आयात होने के बाद वहाँ से क्या ये लोग जहाज़ों में लेके आया करते थे। तो यहाँ के बदले वो तांबा, टीन, कीमती धातुएँ, चांदी, सोना, घड़े ऐसी वस्तुओं का वहाँ से यहाँ पे लाके आयात निर्यात किया जाता था। आगे अगर देखते हैं कि समुद्री व्यापार जो इनके रहे हैं वो किस प्रकार से, तो मजबूत जहाज़ों का निर्माण होता था चूँकि समुद्री व्यापार इनका रहा था, जिनमें लकड़ी, रस्सियों का भी उपयोग होता रहा है। आगे अगर इसमें देखते हैं कि व्यापार मानकीकृत जो बाट इनके रहे हैं नाप तौल के प्रणाली पर आधारित थे, वो किस प्रकार थे, जिसमें दूरस्थ देशों में भी विश्वास बनाकर रखा हुआ कि किस प्रकार से वहाँ इस समय कालीन जो भी सामान आया जाया करते थे तो उनका माप तौल किस प्रकार से हुआ करता था। और अगला जो इसमें पॉइंट हमको देखने के लिए मिलता है, लोथल का जो डकयार्ड रहा है वो विश्व का सबसे प्राचीन डकयार्ड के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पे कुछ जो मुहरें हमको प्राप्त हुई हैं उन पे भी कई सारे चित्र अंकित रहे हैं जिनमें विभिन्न प्रकार की लिपियाँ और शैलियों का प्रयोग किया गया था। लोथल का जो स्थल है वो प्राकृतिक रूप से समुद्री व्यापार के लिए बहुत उपयुक्त था, इसलिए यह हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख समुद्री केंद्र भी माना गया है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से भी बनता है एग्जाम की दृष्टि से कि ऐसी इस लोथल सभ्यता के अंदर
किस प्रकार के प्रमुख व्यापार थे? तो समुद्री व्यापार जो थे वो प्रमुख थे, स्थल मार्ग से कम व्यापार हुआ करते थे। अगले पॉइंट में अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ, कौन सी आपदाओं का सामना करना पड़ा था यहाँ पे, तो ये जो लोथल सभ्यता रही है, यहाँ पे सभ्यताओं के पतन के प्रमुख कारण जो रहे वो भोगावा नदी जो थी उसके मार्ग में परिवर्तन, नदी का मार्ग बदलने से बंदरगाह सिल्ट जो से वो भर गया और जल अवरुद्ध हो गया, जैसे वहाँ पे जहाज़ों के आने में काफ़ी दिक्कतें होने लगी। एक पॉइंट ये मान सकते हैं हम। दूसरा पॉइंट हम देख सकते हैं कि बार बार आने वाली बाढ़, जो लगातार बाढ़ से नगर में घर और गोदी डकयार्ड और संरचनाओं को नष्ट कर दिया करती थी, ये भी एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण हम देख सकते हैं कि भूकंपीय गतिविधियों से भी ये लोग काफ़ी आहत हुए होंगे। भूकंप के कारण भूमि धंसने से, दरारें पड़ने से नगर की संरचनाओं भी प्रभावित हुई। जलवायु परिवर्तन भी ऐसा मान सकते हैं कि हुए होंगे, सूखे जैसी स्थितियाँ। प्रमुख कारण ये बन सकता है कि व्यापार में गिरावट भी आ सकती है। समुद्री मार्गों के अवरुद्ध होने से, विदेशी व्यापार कम होने से आर्थिक गतिविधियों का ठप हो जाना भी एक विशेष कारण बनता है। आर्थिक और सामाजिक अर्थव्यवस्था जो इस सभ्यता के समय में रही है, वो व्यापार और उत्पादन घटने से लोगों का जीवन भी खतरे में लेके आ गई थी। नगर धीरे धीरे खाली होने लगे। जनसंख्या का जो पलायन होने लगा, वो धीरे धीरे लोग एक स्थान से निकलकर दूसरे स्थान पे जाके बसने लगे। इससे लोथल धीरे धीरे वीरान होता चला गया। कुछ इस प्रकार से हम फिगर में देख सकते हैं कि ये काल्पनिक फिगर में कि जो सभ्यताएं थी वो यहाँ से चली गईं और जो कभी एक हंसता खेलता लोथल नगर पूरे विश्व में जाना जाता था, वो आज वीरान पड़ा हुआ था। आगे इसमें देखें कि इन्हीं कारणों से पता चलता है कि लोथल का व्यापार और जीवन व्यवस्था धीरे धीरे अव्यवस्थित हो गई और यह नगर अंततः परित्याग कर दिए गए। यहाँ के जितने भी लोग थे, यहाँ से परित्याग करके दूसरी जगहों पे जाके व्यवस्थित हो गए। प्राकृतिक आपदाएं जो यहाँ पे रही, नदी परिवर्तन, व्यापार में गिरावट, आर्थिक अवस्था लोथल के पतन के प्रमुख कारण माने जाते हैं। एक लाइन में अगर इसको हम देखें कि एग्ज़ाम पॉइंट में अगर ये पूछता है कि लोथल सभ्यता का अंत किस प्रकार हुआ, तो प्राकृतिक आपदाएं, नदी परिवर्तन, व्यापार में गिरावट, आर्थिक अर्थव्यवस्था, जो आर्थिक थे वो अव्यवस्था, आर्थिक अर्थव्यवस्था होने की वजह से इस सभ्यता का पतन हुआ। तो एक लाइन में इसको हम जान लेंगे। आगे देखते हैं कि जो प्रतियोगी परीक्षाओं में मैक्सिमम जो प्रश्न पूछे गए हैं, एक झलक में इसको देखकर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमने ऊपर के वीडियो में इनके बारे में काफ़ी अध्ययन किया। ये जो स्थल रहा है वो 1955 से 62 में डॉक्टर SR राव ने किया था उत्खनन। इसका लोथल की जो खाड़ी है वो विशेषता इसकी आयताकार गोदी डकयार्ड है, जो कि प्राचीन जल परिवहन का प्रमाण है। यहाँ पे आगे अगर देखते हैं तो यह गोदी लगभग कितनी लंबी रही है, तो 218 मीटर लंबी, 337 मीटर चौड़ी और 4.5 मीटर गहरी थी। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है, इसको हाईलाइट कर देते हैं कि यहाँ पे ये जो सभ्यता पाई गई या जो गोदी पाया गया वो कितना मीटर लंबा था, तो 218 मीटर, कितने मीटर चौड़ी थी, तो 337 मीटर चौड़ी थी और 4.5 मीटर गहरी थी। आगे अगर इसमें देखते हैं कि मनके का जो उपयोग था वो यहाँ पे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में किया गया था। और अगला पॉइंट देखिए, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी मान सकते हैं कि यहाँ चूने के पत्थर की मुद्राएं, तम्र उपकरण, खिलौने, पासे आदि प्राप्त हुए थे। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार ये पूछे जा चुके हैं कि लोथल में किस चूने के पत्थर की मुद्राएं, ताम्र उपकरण, खिलौने और ज़्यादातर की पासे कहाँ पाए गए थे, तो ये चीज़ें लोथल में देखने के लिए हमको मिली थी। आगे देखते हैं कि लोथल का जो ज़रूरी व्यापार रहा था वो किस देशों से रहा। विदेशी देशों में तो मेसोपोटामिया, बहरीन और ओमान, ऐसे देशों में ज़्यादातर इनका था। अगला पॉइंट अगर हम देखते हैं इसमें कि लोथल जो रहा है वो गुजरात के अहमदाबाद ज़िले, जो आधुनिक समय को बताता है कि इस जगह पे ये स्थित है, भाल क्षेत्र में साबरमती नदी की प्राचीन धाराओं के किनारे स्थित है। ये जो व्यवस्था रही है, ये विश्व का जो सबसे प्राचीन डकयार्ड है वो कहा जाता था। तो इसकी जो प्रमुख पहचान एक ये मानी जा सकती है, जहाँ से मैक्सिमम कई एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे हमको डकयार्ड, शिपयार्ड देखने के लिए मिला था, तो वो लोथल है। कुछ इस प्रकार से उसके बारे में हम लोगों ने आज जाना और इससे जुड़े अब कुछ जो रोचक तथ्य रह गए हैं उनके बारे में हम देख लेंगे। डकयार्ड से आप लोग परिचित हैं, यहाँ पे जहाज़ें आया करती थी, सामानों का आदान प्रदान किया जाता था उससे।
ये ज्वार भाटा के अनुसार पानी भरने और निकलने की अद्भुत व्यवस्था भी यहाँ पे मौजूद थी, जो इनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण को दर्शाते हैं, उनके शोधों को दर्शाते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट हम देख सकते हैं यहाँ पे कि लोथल से शंख के बने उपकरण अधिक प्राप्त किए गए हैं, जो अत्यंत कुशल कारीगर थे उनके द्वारा निर्मित ये थे। लेकिन शंख इतनी दूर समुद्र से कैसे ले जाए जाते थे, यह एक रहस्य भी बना हुआ है। यहाँ से प्राप्त जो सील हमको हुए हैं, उकेरे गए चिन्ह अब तक पूरी तरह पढ़े नहीं जा सके हैं कि वो क्या लिखे गए थे। इतिहासकारों के लिए यह आज भी एक पहेली बनी हुई है। लोथल में जो माप तौल की पद्धति हमने देखा वो अत्यंत सटीक थी, लेकिन बिना धातु के इतने सटीक बाट और माप कैसे बनाए गए थे, ये आश्चर्यजनक रहा है। अगला पॉइंट जो हम देखें, यहाँ पे अग्निवेदी भी हमको देखने के लिए मिली, जो कि विशेष धार्मिक और वैज्ञानिक दृश्य से बनाए गए थे, ऐसा मान सकते हैं। यह अब तक पूरी तरह से नष्ट नहीं हो पाया है। लोथल में मिले जो मनके हैं, उनकी गुणवत्ता और उनकी चमक आज भी वैसी ही है जैसे उस टाइम पे हुआ करती थी, जबकि निर्माण की पूरी तकनीकी अभी भी रहस्य बनी है, उससे पर्दा नहीं उठा है। अगला पॉइंट जो हम देखते हैं इसमें वो है हमारा यहाँ की जो सड़कें और जल निकासी प्रणाली रही है, वो आधुनिक इंजीनियरिंग को भी चुनौती देती है। बिना सीमेंट और लोहे के इतनी टिकाऊ संरचना किस प्रकार बनाई गई थी। लोथल जो है वहाँ से मेसोपोटामिया सुमेर तक व्यापार हुआ करता था, इसके बारे में हमने देखा, जिसके लिए लंबी समुद्री यात्रा की जाती थी। आधुनिक जहाज़ों के कैसे संभव हुआ करती थी, अब किस प्रकार से वो लोग जहाज़ें बनाते थे और वहाँ पे किस प्रकार से व्यापार करते थे, इनसे अभी पूरी तरीके से रहस्य से पर्दा नहीं उठा है। यहाँ से जो मिले दुर्लभ जीवों की हड्डी और अवशेष ये भी बताते हैं कि बंदरगाह केवल व्यापार के लिए ही नहीं बल्कि अन्य गतिविधियों के लिए भी महत्वपूर्ण हुआ करते थे। ऐसा मान सकते हैं कि कुछ दुर्लभ जीव भी अपने साथ ये लोग लाते होंगे, या तो फिर उनके मांस के लिए उनका प्रयोग किया गया होगा। जैसे और सभ्यताओं में हमने देखा, हड़प्पा जैसी सभ्यताओं में देखा, मोहनजोदड़ो में देखा, लोग पशुपालन करते थे। सूअर जैसे जानवरों का पशुपालन मांस के लिए होता था, बकरी के मांस के लिए होता था, भेड़ का उपयोग किया जाता था जो कि ऊन, दूध और मांस के लिए होते थे। तो ऐसे ही जानवरों के यहाँ पे भी अवशेष हमको देखने के लिए कुछ मिलते हैं, जिससे हम ऐसा अनुमान लगा सकते हैं। लोथल का जो अचानक परित्याग था वो किस प्रकार था, आज भी सबसे बड़ा रहस्य है। इतनी समृद्ध नगरी जो रही है, उन्नत नगरी रही है, वो अचानक कैसे नष्ट हो गई, इसके रहस्यों से अभी भी पर्दा नहीं उठा है। यहाँ से जो मुख्य चीज़ें मिली, खिलौने, पासे और खेल के उपकरण, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये पूछता है कि कौन सी ऐसी सभ्यता थी जहाँ पे खिलौने, पासे, उपकरण हमको देखने के लिए मिले, तो वो लोथल ही सभ्यता रहेगी। मनोरंजन और खेल भी पसंद किया करते थे यहाँ के लोग, लेकिन उनके खेल के नियम क्या थे वो हमको आज ज्ञात नहीं है कि वो किस प्रकार से खेला करते थे। इन सभ्यताओं के बारे में जब रिसर्च हुई, जांच की गई, तो यहाँ पे हमको कौन कौन से अवशेष मिले हैं तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो जो लोथल है वो अनेक महत्वपूर्ण अवशेषों को अपने अंदर समेटे हुए था, जो हमको देखने के लिए मिले, जिनमें समृद्ध और उन्नत सभ्यता के प्रमाण दिखाई देते हैं। यहाँ पे जो प्रमुख सर्वप्रथम देख सकते हैं वो डकयार्ड है, जो कि समुद्री व्यापार का प्रमाण है। मनके हमको देखने के लिए मिले, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट थे। मिट्टी के बर्तन हमको यहाँ से प्राप्त हुए, जिसमें लाल मृदभांड, काले रंग के चित्र के बर्तन, भंडारण पात्र, सुराही आदि देखने के मिले। इन बर्तनों का जो आकार था वो कई विभिन्न प्रकार से बनाए जाते थे और इसमें इनको अच्छी मिट्टी का चयन करके पका के भट्टियों से मजबूत बनाया जाता था और उसके बाद इन पे कलाकारी भी की गई थी। ये जो मिट्टी के पात्र थे, इन पे पक्षियों के चित्र अंकित किए गए थे, जानवरों के चित्र अंकित किए गए थे और इनके अंदर रखने के लिए कई कई प्रकार के बर्तन बनाए गए थे, जिसमें कुछ में अनाज रखे जाते थे, कुछ खाने के लिए उपयोग होते थे, कुछ पीने के लिए उपयोग होते थे। तो ऐसे पात्र हमको देखने के लिए मिले। अगला अगर हम देखें यहाँ पे मुद्राएं, तो यहाँ पर जो पशु आकृति वाली मुद्राएं हमको प्राप्त हुई, जिन पर हड़प्पा लिपि के लेख अंकित हैं और हड़प्पा सभ्यता की जितनी भी लिपियाँ हमको मिली हैं वो अभी तक अपठित हैं, जिसको पढ़ा नहीं जा सका है। माप तौल के बाट हमको देखने के लिए मिले, जो चार्ट पत्थर से बने घनाकार बाट मिले, वो सुव्यवस्थित व्यापार को दर्शाते हैं कि हाँ ये लोग माप तौल का भी अच्छे से ध्यान रखा करते थे। ताम्र पाषाण उपकरणों के बारे में भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जैसे
छुरी, आरी, छैनी, भाला की नोक, मछली पकड़ने के कांटे, ये अवशेष भी मिलते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से बनता है कि लोथल सभ्यता में कौन कौन सी ताम्र उपकरण की चीज़ें देखने के लिए मिली थी। तो वहाँ पे छुरी, भाला और मछली पकड़ने की कांटे ये देखने के लिए प्राप्त हुए। अगला पॉइंट देखिए कि शंख के उपयोग भी यहाँ पे हुए थे, जैसे चूड़ियाँ, कर्णफूल, अन्य आभूषण शंख से ही बने थे। और फिर यहाँ पे खिलौनों की भी आकृतियाँ हमको देखने के लिए मिली थी, जो विभिन्न जानवरों से मिलकर बनाई गई थी। अन्य अवशेष भी हमको देखने के लिए मिले थे। अनाज के लिए दाने, मछलियों की हड्डी, अस्थियाँ, आग के अवशेष भी इस जगह से हमको प्राप्त हुए थे। तो आज हम लोगों ने लोथल सभ्यता के बारे में जाना, इस सभ्यता से जुड़े रहस्यों को जाना और परीक्षाओं में जो पूछे गए पॉइंट हैं इस सभ्यता के अंदर से उसको भी हम लोगों ने जाना कि किस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और किस प्रकार से इस सभ्यता के लोग इस सभ्यता में रहकर यहाँ निवास कर इसको एक नगरीय व्यवस्था पर ले गए थे, कितनी उन्नत चीज़ों का प्रयोग किया था, ऐसे सारी चीज़ों को हमने इसमें देखा। अब हम लोग समाप्ति की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे ये जो अवशेष हैं वो लोथल की उन्नत संस्कृति, समुद्री व्यापार और विकास, शिल्प उद्योग के जीवन का प्रमाण रहे हैं। फिर हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम किसी नए फैक्ट और नए तथ्य के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।